बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के पैनल डिस्कशन में जितने भी डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं उनका मैं एज नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ कारगिल की तरफ से आप सबको इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और थैंक्स भी कहती हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल्स में से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ ले आए। आज के हमारे इस पैनल डिस्कशन में जो मेहमान खुसूसी जो यहाँ प्रेजेंट है उनमें से सबसे पहले मैं डॉक्टर गुलाम हुसैन बर्दी साहब का जो फिजिशियन स्पेशलिस्ट है उनका इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ सर। नेक्स्ट में डॉक्टर अजहर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में, आपका भी इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पैनल डिस्कशन। डॉक्टर सज्जाद हुसैन जो सर्जन स्पेशलिस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया सर अटेंड करने का। डॉक्टर तनवीर जो एनसीडी का प्रोग्राम यहाँ पे चलाते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ओपीडी को जो डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में यहाँ पे शरीक फरमा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैम कनीज़ फ़ातिमा जो आज के हमारी इस पैनल डिस्कशन के मेहमान खुसूसी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मैम कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ आज हमारे प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए यहाँ तशरीफ़ आवर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम फॉर अटेंडिंग दिस पैनल डिस्कशन। डॉक्टर ज़हरा बानो जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस प्रोग्राम में शिरकत आवारी के लिए। और डॉक्टर मुर्तज़ा अली जो साइकेट्रिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के, जिन्होंने अभी विंटर में यहाँ पे ज्वाइन किया था। अभी 5 महीनों से डॉक्टर मुर्तज़ा यहाँ पे साइकेट्रिस्ट काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो मैं एज नोडल ऑफिसर थोड़ा सा हमारे जो वर्कडन्स है इस फर्स्ट क्वार्टर का मार्च से जून तक हमारे पास जितने पेशेंट्स हमारे साइकेट्रिक ओपीडी में अटेंड किए उसका अगर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दे दूं तो उसमें से 1182 टोटल अभी तक हमने पेशेंट्स देखे हैं सर साइकेट्रिक ओपीडी में, जिसमें से फॉलोअप 730 हैं। डिप्रेशन के हमारे पास 338 केसेस हैं, एंजाइटी के 198 केसेस हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के 71 केसेस हैं, बाइपोलर के हमारे पास 273 केसेस हैं, सीवियर डिप्रेशन के 42 केसेस हैं। और सर अगर हम आईडीज़, एडीएचडीज़, ऑटिज़म और चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें 110 अभी तक हमने जून से मार्च से अभी तक केसेस अटेंड किए हैं। सबस्टांस अब्यूज़ के भी हमारे पास काफ़ी केसेस आ रहे हैं, जिसमें सबस्टांस अब्यूज़ प्लस टबैको कंट्रोल, क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर टबैको कंट्रोल भी हूँ तो मैं थोड़ा सा टबैको कंट्रोल में भी हम थोड़ा वर्कडन की बात अगर हम बात करें, अभी तक हमने 20 पेशेंट्स हमने देखे हैं और इसमें से 15 पेशेंट्स अभी तक स्मोक जो है वो क्विट किए हैं आफ्टर टेकिंग दिस पैचेस एंड निकोटिन गम। तो अभी तक हमने आउटरीच कैंप्स मार्च से अभी तक 8 किए हैं फार फ्लंग एरियाज़ में। उसी फार फ्लंग एरियाज़ में पेरिफेरीज़ की अगर हम बात करें 164 पेशेंट्स हमने ओपीडीज़ में एग्जामाइन किए। स्कूल विजिट्स अभी तक हमने 7 किए हैं, कॉलेजेस 2 कवर किए। तो अगर हम ओवरऑल गायनी साइड से अगर हम देखें पोस्टमार्टम साइकोसिस अभी तक हमारे पास मैम 7 हैं और डिप्रेशन सेकेंडरी टू इनफर्टिलिटी हमारे पास 8 हैं। और हमारे पास अभी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो इसलिए हमने 133 पेशेंट्स का काउंसलिंग भी किया है बहुत सारे डिजीज़ में। जैसे ओसीडी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन जैसे हमने कहा कि अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट्स डिप्रेशन के भी, तो उन सबों को मिला के हमने 133 पेशेंट्स को अभी तक काउंसलिंग किया है। तो मैं पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुर्तज़ा अली से मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब, और मेंटल हेल्थ का साइकेट्रिक पेशेंट्स का टाइम पर डायग्नोस होना और अर्ली इंटरवेंशन होना क्यों इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुर्तज़ा अली। Very good afternoon to all. This is very important question as it is related to mental health. As per World Health Organization, mental health has equal significance as that of physical health. And mental health is very important because it causes impairments in occupational life and social life of a patient. So if a patient has mental illness, so he will not be able to function properly because his earnings will be low, he will not be employed, his social life will be disturbed,
and his this family life will be also disturbed, and basically his not only the patient is affected but also his family is affected, because it has been seen in various studies that the caregiver burden is very high in psychiatric patients. So this family bears a lot for the psychiatric patient. Like similarly, we have these common mental health issues and severe mental health issues. So the burden is high on severe mental health issues. So it's very important to recognize early these kind of mental health issues, because when treatment is sought lately or after a certain period of time, then there becomes treatment resistance. So ये patient ऐसे होते हैं जिनका treatment पहले नहीं होता है, इनका treatment resistance आ जाता है, और चूंकि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस का ये इलाज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस रिसोर्सेज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज अर्ली साइकेट्रिक इशू. थैंक यू डॉक्टर मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच. इसके बाद मैं डॉक्टर बर्दी जो है हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं फिजिशियन, उनसे ये पूछना चाहूँगी सर कि हमारे पास ओपीडीज़ में साइकेट्री के कितने केसेस और किस किस्म के केसेस आपके पास आते हैं? हमारे साइकेट्री ओपीडी से बढ़ हट के आपके पास ही ज़्यादा आते हैं आपके प्राइवेट क्लिनिक्स पे या आपके ओपीडी में. तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें सर कि आपके पास कैसे कैसे केसेस साइकेट्री के केसेस आपके पास आते हैं. Thank you, Dr. Fatima. As sir has rightly put, Dr. Murtaza sir, that we are getting a lot of patients of psychiatric patients, especially in the OPD. Invariably, I just wanted to tell one thing, that those patients who are suffering from a disease, any person, who is suffering from a disease is bound to have anxiety. So the bulk of the anxiety disorder is too high. Previously, once psychiatrist was not around, so we used to see the patients and we used to treat the patients also. And some of the patients who were quite seriously ill, had severe mental disorders, we used to refer the patients also. So luckily, we have a psychiatrist in our district hospital, Dr. Murtaza, and we have a nodal officer, Dr. Fatima, around. So this has definitely, helped us a lot, and this is helping the patients who are suffering from all kinds of mental disorders. So I think it's a plus point for our district hospital. Sir, you are having in our hospital. And we are now referring most of the patients who literally need a psychiatrist consultation to Dr. Murtaza. And otherwise, previously we used to treat the patients also. And yes, definitely there is a huge chunk of patients with all kinds of mental disorders, ranging from minor depression to severe depression to schizophrenia and all other bipolar disorders, and those patients we're getting, and we're referring the patient now to the psychiatrist. So thank you for having, coming to this place, sir. Though you belong to Kashmir, and you're working here in district hospital, sir. It's a very huge plus point for our hospital, sir. Thank you. सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अभी मैंने कहा कि आईडी के केस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं. अभी तक फर्स्ट क्वार्टर में ही हमारे पास 110 केसेस हमारे पास हैं. तो आज हमारे पास पीडियाट्रिशियन को भी हमने इनवाइट किया था, लेकिन कुछ वहाँ पे दूसरे मीटिंग्स हैं जो डायरेक्टर साहब ने रखा है, तो उनकी वजह से वो आ नहीं पाए. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर, क्यों आईडी के हमारे पास क्यों इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं सर हमारे सोसाइटी में? अब देख लीजिए, फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास 110 केसेस हैं आईडी के. चाइल्डहुड डिप्रेशन देख लीजिए, आईडी के सारे ऐसे केस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. प्लीज़. Regarding the childhood, you know about the drug addictions and the anxiety disorders and other things. First of all, I just was discussing rightly with the madam also, regarding the brain of a child is quite different from that of an adult. So in the child's brain, you have more of a dopamine receptors. So they do have a high dopamine receptors, and they have that's why they get a lot of pleasure effect. So once ever they were using any kind of a substance, they get a very high pleasure effect. For instance, I was talking to ma'am also, because like riding a bike, you must have seen how rashly young teenagers riding a bike. And this is simply because they get too much of a pleasure effect because of high dopamine receptors in the brain. And once the dopamine gets released, so definitely it gets attached to all those receptors and they get a very high pleasure effect. Second thing is that they have their, the judgment area is very, very weak.
So what happens is that the judgment area develops after 25 years of age, but till 25 years of age, the judgment area is very, very weak. So on one side, they have a very weak judgment area. On the other side, they have a high pleasure effect. So this is the reason that the childs are highly prone to get, substance abuse and other things. So they have to be taken care of. That's extremely important by the parents. You should have a very stringent law. The law enforcement agencies has to be quite active everywhere, and they have to take care of it. Otherwise, the child, it's not the fault of the child, it's the fault in the brain of the child. That is the reason why they get addicted. Second thing is that teenagers, especially smoking. It's quite common in our society. I have seen many kids smoking. So it has been found that if a child smokes during below 19 years of age, he will smoke in the adulthood. So below 19 years, anybody who is smoking, a child who is smoking, definitely is going to smoke in the adulthood. So if somebody is not smoking up to 19 years of age, in the teenagers, so there's very, very unlikely that he may smoke in the later part of his life, So smoking is one more thing important, is that smoking, we call it, is a gateway for other addictions. So somebody who has started smoking, definitely he has a high chance that he may get addicted or hooked to other addictions. So what we could term it as a gateway for other addictions. So children, basically, they don't know because the judgment is weak. So once they get hooked, because there's a peer pressure, there's many other things also. And once they start, and easily available in the market also. So I think we have to have very stringent laws, and it should not be available in the market, especially around the schools, So all those, the COPTA and those laws are there. So the shopkeeper should know as to what these laws are, and they can be behind the bars also. They will be fined if they're selling these tobaccos and other products within the premises of the close to the premises of the schools. So the awareness has to be generated among the people. The awareness has to be given to everybody, especially to the shopkeepers, and the parents has to be, because most of the parents they are not aware that their child is getting addicted to drugs, And they come to know once the child has a severe kind of, he has gone to a severe addiction, and then he has all kinds of disease, mental disorders, and then they come to the doctors and they take to the psychiatrist. Then they realize that the child has got addicted. Previously, these substances were available freely, it was just like buying a sort of kind of a toffee or a chocolate or something like that. So it was getting freely available in the everywhere. Currently, because the laws have become very stringent, and the law enforcement agency is very highly, they're looking into it, and that's why it has gone down. Now it is not that freely available. Probably this is one of the factor that it's definitely is going down. So the awareness generation is extremely important. So the health department has to, aggressively pursue on these things. They have to go and then educate the parents, the schools. They have to have programs. The awareness has to be generated in the schools itself. Then media has a responsibility to give more and more awareness, and they should have a similar kind of sessions quite often, so that we can generate more awareness among the people about this menace of this drug addiction and all. So this is what I want to convey. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा मैम कनीज़ फातिमा से, जो आज हमारे इस पैनल डिस्कशन में ऐसे गेस्ट तशरीफ आवर हैं. मैम मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि अभी हमारे पास मैम ओपीडी में साइकेट्रिक की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. अभी हमें लगता है कि हम 30 to 40 केसेस पर डे देख रहे हैं. तो और मैम एक चीज़ हमने ये भी नोटिस की है कि फ़ीमेल फोक में जो है डिप्रेशन के जो केसेस उनमें बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स. जनरली अगर हम जेंडर की बात करें तो इक्वली है, बट इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स. तो मैम आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा तबसरा डालेंगे. Thank you, Dr. Fatima, for inviting me in this session. Dr. Fatima told me that especially this program is regarding the issue related to psychiatric problems in the district. But, we all know that this is an issue
It is not of only a issue of Ladakh and particularly the district. It is across the country-wide issue. In the whole world, this is an issue that is particularly in the youth. So I, being an educationist, since you are all doctors and the patients, when you comes to the doctors, तो आप उनका treatment कर लेते हैं, then you comes to know. But for me, being an educationist, I am closely associated with the school children, with the parents, with the people in the society. So we are more, aware. We know the depth of the cases, why these cases are, increasing, particularly in our area. So, this issue is because because of the stress that is being faced by the students, and different kinds of the stresses. When you are in stress, it may be an emotional stress, emotional disturbances, physical disturbances, mental disturbances, and ultimately it affects the behavioral changes of the from the childhood to the youth. So in schools, in colleges, in the universities, you might be surprised to know that we are closely monitoring these type of issues. We could come to know immediately the behavioral, approach of the students, and ultimately, when you see for this, we cannot held the child only responsible, or the person who is in such abnormal conditions not responsible, but the whole society is responsible for that. For the childhood, अगर एक बच्चा एक घर में हो और उस बच्चा ही इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द पेरेंट्स, कि आप कितना बच्चे पे स्ट्रेस दे रहे हो घर में. हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम स्टडीज़ को लेके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चे को पता नहीं चलता है कि उसका फ्यूचर क्या है और उसने करना क्या है. बट सम पेरेंट्स आर सो दे आर अपने आप को वो इतना हाई लेवल पे सोचते हैं कि दे वांट टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स, ब्रिंग द चाइल्ड एट देयर मेंटल लेवल, जो पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली, घर का एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स को हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट. इसके बाद वही बच्चा जो बड़ा होके एडल्ट एज में जब पहुंचता है और देन बाकी सोसाइटी जब वो समझने लगता है, तो इसका जो इंक्रीज़ होता रहता है, उसका डिस्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है, उसका डिप्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसके मेंटल और फिज़िकल और हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है. तो मैं समझती हूँ कि इस डिस्कशन में हमें एक तो जो ऑलरेडी जो आप स्टेटस बता रहे हैं कि आपका कितना आपके पास पेशेंट्स हैं और क्या अभी का स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट का, एक तो उसके लिए हमें वी शुड सजेस्ट कि हमें उनके लिए क्या करना चाहिए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द district hospital, what is the role of the different stakeholders, and role of the parents, और इसको हम कैसे ठीक किया जाए. That is one of the issue. And second part is, in future, those who are aware of that, those who are unaware of that, हम कैसे इसको रोका जाए कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको किस तरह से इस डिस्ट्रेस से, इस डिसऑर्डर से बचाया जा सके. तो इसमें मुझे लगता है कि पूरे जितने भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, चाहे डिपार्टमेंट हो या रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हो, हमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और उस अवेयरनेस को हमें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है. क्योंकि आजकल जो आप कह रहे हैं फीमेल्स का, अभी देखिए फीमेल्स जो है हर फील्ड में है. आप एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप में देख लीजिए, आप डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए. तो एक ईमेल्स का आप सब एज अ डॉक्टर जानते हैं कि फ़ीमेल्स का एक इमोशनली जो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं. अभी सुसाइड केसेस कई हुए हैं फीमेल्स का. तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले तो एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है, दैट इज़ द हमारा जॉब, हमें उसमें स्टडी करना चाहिए. अभी रिसर्चर्स बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से वो उसमें पेशेंस नहीं होता है, और वो अपने उस कंटेंट्स को ज़्यादा उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की सुसाइडल टेंडेंसी में चले जाते हैं.
तो ऐसे इश्यूज़ को एक केस स्टडी बनाने के बाद देन वी नीड टू वर्क ऑन इट कि हम कैसे फ्यूचर जो है यूथ को इस तरह के लोगों को बचाया जा सके। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के अवेयरनेस जो है हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। जिसे आपने कहा कि बच्चों पे जैसे ओवरबर्डन्ड हैं बच्चे, तो उससे भी डिप्रेशन के केसेस में इजाफा हो रहा है। और सेकेंडली पेरेंट्स का भी एक रोल है, पेरेंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि पेरेंटिंग कैसे करें। जैसे पेरेंटिंग के भी टाइप्स हैं, तो पेरेंटिंग भी कितना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं हो, एक घर का एक माहौल, पॉजिटिव घर का एक माहौल हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की अपब्रिंगिंग्स में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो जैसे मैम ने हमने कहा कि सुसाइड के केसेस में रियली इजाफा हो रहा है, बट मैम सुसाइड पे और सबस्टांस अब्यूज़ पे इंशाल्लाह हम आने वाली दिनों में और एक पैनल डिस्कशन रखेंगे मैम, ताकि हम एक क्लियर इमेज के साथ, एक क्लियर फिगर के साथ हम आए उसमें कि कितने केसेस हैं। रियली इस इन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि छोटी सी एक आबादी है, 1.5 लाख की आबादी है, उसमें से अगर 3-4 बच्चे एक साल में सुसाइड करते हैं तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन। हम बीइंग ए स्टेक होल्डर, बीइंग ए डॉक्टर्स, बीइंग ए सिटीजन्स, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम कैसे अवेयर कराएं पब्लिक को और स्कूल के बच्चों को। स्कूल में तो हम मैम कई दफ़ा जाके अवेयरनेस हम दे के आते हैं, सबस्टेंस अब्यूज़ पे भी, सुसाइड पे, बिहेवियरल चेंजेस पे। तो आने वाले दिनों में मैम हमारा ये मोटो होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर कराएं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। फिर मैं डॉक्टर सज्जाद से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सर, बिकॉज बीइंग ए सर्जन आप ओटी में भी होते हैं, ओपीडी में भी होते हैं, तो प्लीज़ आप ये बता दीजिए सर कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे डॉक्टर सज्जाद के साथ कि डॉक्टर सज्जाद बता रहे थे कि साइकेट्रिक केसेस में ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है और साइकेट्रिक इलनेस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। तो अब सर बता दीजिए कि क्या रीज़न हो सकता है कि साइकेट्रिक केसेस में इजाफा होने के रीज़न। थैंक यू डॉक्टर फातिमा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर करगिल में पहले से ही बहुत ज़्यादा थे, तब अनरिकॉग्नाइज था, लेकिन बड़ा एक्सेस तब हुआ जब करगिल में करगिल वार हुआ था। इसके बाद काफ़ी बड़े थे और हाल ही में कोविड डिसऑर्डर के बाद तो और भी बड़े थे। जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ये एक सोशल इशू है। अभी जब मीडिया हजरात आए तो हम चाहते हैं कॉमन मास को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इन मीडिया हजरात के थ्रू, क्योंकि आपने इस पैनल डिस्कशन में हमें बुलाया है। तो हमें जब ओपीडी में इतने पेशेंट्स आते हैं तो एक्सपीरियंस है। सबसे कॉमन जो इशू है आजकल सोशल, आजकल एक घर में एक सोशल लाइफ ख़त्म हो चुका है ड्यू टू दिस ऑल द मीडियाज़ एंड ऑल द जो सोशल जो मोबाइल और ऑल दोज थिंग्स। पेरेंट्स को बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं है। आजकल ऐसा हद हो गया है करगिल में या ऑल ओवर इंडिया कि 2 साल के बच्चों को ही मोबाइल थमा देते हैं ताकि ये रोए नहीं, और यूट्यूब छोड़ के दे देते हैं। मतलब 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, तो वो क्या देखते हैं कि पहले तो वो जो अपने चाइल्डहुड रिलेटेड जो प्लेस होते हैं वो देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर वायलेंट सीन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे पे पहले से ही आजकल तो ऐसा डेंजरस माहौल हो गया है कि इवन पेरेंट्स को ख़ुद एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं है। आजकल जितने भी आप सबको पता है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, ट्रीटमेंट इसका सोल्यूशन नहीं है। ट्रीटमेंट हम मानते हैं इट्स ए टेम्परेरी प्रोसेस। सबसे ज़्यादा होते हैं सोशल सपोर्ट, कम्युनिकेशन। घर में बच्चे हैं, एडोलेसेंट है, उनसे आप हमेशा कम्युनिकेट करते रहें, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस आ रहा है, क्या पीर जो आप पे प्रेशर पड़ रहा है। और उनके लिए हर बच्चे को, हर माँ को, बाप को एक दूसरे के साथ टाइम देना पड़ेगा। हर घर में जब भी मतलब खाना खाते टाइम या ऐसे लेजर टाइम में हमेशा टॉक करते रहना है। जो सोशल प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से साइकेट्रिक इश्यूज़ राइज हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास टाइम ही नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, उनके प्रॉब्लम्स जानने के लिए टाइम नहीं है। तो वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं? सब्सटेंस अब्यूज़ का सहारा लेते हैं, वायलेंट बिहेवियर शुरू हो जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता।
दूसरा ये है कि जो यहाँ पे आजकल बॉडी डिसफिगरमेंट का जो डिसमॉर्फिक सिंड्रोम कहते हैं, स्पेशली यंग फीमेल्स में तो आजकल वो बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि अगेन ड्यू टू पीयर प्रेशर हर एक को लगता है कि मतलब उसका मतलब फिगर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे ज़ुबान में कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, बीइंग ईटिंग, बलमूसा नर्वोसा, मतलब या तो बिल्कुल अपने आप को फिगर मेंटेन के लिए कुछ खाएंगे ही नहीं, तो उससे मतलब उस पर और स्ट्रेस पड़ जाता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम यंग फीमेल्स आते हैं पैनिक डिसऑर्डर लेके हमारे यहाँ पे, उनको घर में कोई भी इशू हो, बाहर कोई भी स्ट्रेस पड़ रहा है, कोई भी ट्रॉमा हो साइकोलॉजिकल, घर में कोई उनके साथ शेयर करने वाला है नहीं, तो वो अपने दिमाग में रख रख के शेयर ना करके फिर वो पैनिक अटैक लेके आते हैं। मैं पेरेंट्स से मीडिया के थ्रू यही कहूँगा, इस सोशल दौर में जितना हो सके घर में कम्युनिकेशन बच्चों को या इवन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बुज़ुर्गों के साथ हमेशा अपने प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि ये कोई स्टिग्मा नहीं है। कोई भी अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, माँ बाप को भी एकदम पता चल जाते हैं, खुद अपने आप को भी महसूस होते हैं, तो हमेशा एक तो कंसल्टेशन करें डॉक्टर्स के साथ। मैक्सिमम तो ये है कि पेरेंट्स कम्युनिकेट करें, उनको सोशल सपोर्ट दें, उनमें हिम्मत पैदा करें। और थर्ड, मैं बच्चों के लिए ख़ासकर पेरेंट्स से मीडिया के थ्रू कहूँगा कि हमेशा उन पे ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस ना दें, जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएं। पहले हमारे ही दौर में हम क्या करते थे, मैक्सिमम बच्चों को आजकल तो पुराने खेल कूद वो सब भूल चुके हैं, सब सिर्फ वीडियो गेम में मसरूफ़ रहते हैं, मीडिया में मसरूफ़ रहते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले का ही ये है कि अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में अब ये जो एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन कम हो चुका है। आजकल डिमांड सिंपल फ़ोन का, क्योंकि जो सोशल मीडिया एडिक्शन इतना हो चुका था कि वहाँ पे इतने सोशल प्रॉब्लम्स हो गए कि अब पेरेंट्स मैक्सिमम जो सिंपल बेसिक नोकिया के फ़ोन होते थे ताकि सिर्फ कम्युनिकेट करें, रेस्ट ऑफ द टाइम अपने फैमिलीज़ को दे, अपने बच्चों को दे। तो प्रिवेंशन इन साइकेट्रिक ये इस पे बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें हैं जो घर में हम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन और प्यार, एक दूसरे से बात करते रहना और सपोर्ट देते रहना। रहा सवाल फिर इसके बाद बाकी सर्जिकल में, तो मेनली यही होता है ट्रॉमा के बाद मैक्सिमम हमने आजकल देखा है कि भाई हमने बच्चों को मोबाइल दे के रखा था, मैं काम पे लग गया था, फिर वो चलते चलते खिड़कियों से गिर गया, सीढ़ियों से मोबाइल के देखते देखते गिर गए, इतने इंजरीज आ रहे हैं आजकल। अच्छा, मोबाइल पे बैठे हुए कुछ देख रहे थे, कॉल आया, फिर एक्सीडेंट हो गया। तो आजकल का जो ईविल चीज़ है वो है सोशल मीडिया, हम बोल सकते हैं आजकल जो ये लेटेस्ट जो स्मार्टफोन से इन सब की वजह से हो रहा है। और बच्चों को टाइम नहीं दे पाना, पेरेंट्स का खुद मोबाइल पे रहना, बच्चों को बचपन से ही मोबाइल देना और वायलेंट बिहेवियरिंग को ये करना। तो हम चाहते हैं कि इन सब पे ध्यान दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे हमें सोशल मीडिया से हट के पेरेंटिंग पे फोकस देना चाहिए ताकि बच्चे जो है बुरी संगत है, सबस्टान अब्यूज़, उसमें ना पड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन होगा डॉक्टर ज़हरा बानो, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमारे पास जो पोस्टमार्टम साइकोसिस के जो केसेस बढ़ रहे हैं, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में एंड अप होना, डिलीवरी के बाद बिहेवियरल चेंजेस होना, जो अभी हमारे फिगर्स के हिसाब से अभी तक मार्च से अभी तक हमारे पास 7 केसेस हैं। आपके पास खुद भी कुछ फिगर्स होंगे, तो मैं थोड़ा सा उस पर ये नज़रसानी करें कि आप भी बता दीजिए कि हमने बचाना कैसा है और कॉजेज़ क्या क्या हैं इस पोस्टमार्टम साइकोसिस के। थैंक यू डॉक्टर फातिमा। फिगर तो एग्जैक्टली मैं अभी आपको नहीं दे सकती, लेकिन जो आप कह रहे हैं तो 7 केसेस वंस इन मंथ अगर हम काउंट करें तो परप्यूरल साइकोसिस के केसेस है। लेकिन इसमें कॉमन काजेस जो मैं कहना चाहूँगी आज के दौर में परप्यूरल साइकोसिस का, जिससे हम सब डिस्कस कर रहे थे, जैसे बिजी शेड्यूल होना या टाइम नहीं होना एक दूसरे के लिए, और इस वजह से जो मेन जो आज के दौर में हमें जो केसेस नज़र आते हैं, जो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद हम परप्यूरम बोलेंगे आफ्टर डिलीवरी, तो उससे पहले भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी हम देखते हैं पेशेंट्स में डिप्रेशन के केसेस आते हैं, एंजाइटी के केसेस आते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं
और जो अब टाइम टू टाइम मगर जो रीजंस है वो चेंज हो रहा है। पहले भी होते थे रीजंस, पहले आप कम्युनिकेट, आप फैमिलीज़ बहुत बड़े होते थे और उसमें आपका कम्युनिकेशन इतना, आप फ्रैंकली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के दौर में बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, उसका भी बहुत साइड इफ़ेक्ट है यार, क्योंकि टाइम ही नहीं होता आपको अपने जो आपके प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करने का। एक ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आज के दौर में हमारे यहाँ जो मैरिजेस है, बहुत अर्ली मैरिजेस हो रहे हैं, तो उस वजह से वो जो बच्चियाँ हैं वो फिज़िकली मेंटली इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, और वो जब दूसरे माहौल में जाते हैं तो उस माहौल में जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स का उसको फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस वजह से भी हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स में या आफ्टर डिलीवरी पेशेंट में ये डिप्रेशन आते हैं, एंजाइटी आते हैं। और थर्ड थिंग जो है, कोई केसेस जैसे हम डायग्नोस नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चियां होते हैं या बहुत सारे औरतें होते हैं जो ऑलरेडी वो उनमें वो प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, लेकिन कभी बोला नहीं जाता है या कभी उसका डायग्नोस नहीं हुआ होता है, वो अंडरलाइंग छुपे हुए होते हैं। और जब आप कभी आपका इम्यूनिटी कम होता है, जैसे आप जब डिलीवर होने वाले होते हैं या इवन आफ्टर डिलीवरी, जब आपका इतना स्ट्रेस यानी आपको इतना फ्लूइड्स बॉडी में कम होते हैं, ब्लड लेवल कम हो जाते हैं, तो ये सारे उभर के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू या आप लोगों के थ्रू ये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा इशू बना के मत बताइए, क्योंकि साइकेट्रिक जिस तरह हम बीमार होते हैं, किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाते हैं, किसी को एपेंडिसाइटिस होते हैं, तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, सर्जन के पास आते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, फिजिशियन के पास चले जाते हैं। तो आपका जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ये भी एक सोच के चलना है, ये भी एक बीमारी है। जिस तरह आपके लंग्स बीमार हो सकते हैं, आपके स्टमक बीमार हो सकते हैं, आपके गट्स बीमार हो सकते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस आ सकते हैं, आपके नर्वस सिस्टम भी बीमार हो सकता है। तो ये बिल्कुल एक तो ये हमारे लोगों में फैलना चाहिए कि ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है, खुदा न खास्ता, जिसका कोई, हाँ, ये स्टिग्मा उठाना है कि ये भी एक नर्वस सिस्टम जब बीमार होते हैं तो ये भी आपको डॉक्टर के पास आप इजीली जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसको छुपा के जितना जो इश्यूज हमें अभी आ रहे हैं साइकेट्री के, छुपाने की वजह से आ रहे हैं। बहुत स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि जो पागल इन, हाँ, हम सीधे जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसको पागल इन जखन पो। तो इस वजह से ये जो सिम्टम्स है बच्चियों में या औरतों में, तो वो बिल्कुल छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं है, इवन फैमिली मेम्बर्स जानते भी है तब भी नहीं बताते हैं। तो ये इश्यूज जब भी कभी आपका इम्यूनिटी कम हो जाते हैं या आप बीमार होते हैं, ये सारे उभर के आ जाते हैं। तो ये मसला हमारे प्रेगनेंसी में बहुत नज़र आते हैं और इवन आफ्टर डिलीवरी जब परप्यूरम साइकोसिस में आ जाते हैं। तो हमने परप्यूरम साइकोसिस बहुत सारे केसेस देखे, इसमें डिफरेंट अलग अलग केसेस होते हैं। डॉक्टर साहब आप साइकेट्रिस्ट, आपको पता है, क्योंकि कोई एक्यूट अटैक हो जाते हैं इमीडिएटली, अभी सब कुछ ठीक है, पेशेंट डिलीवर हो गया, हमने नॉर्मल डिलीवरी किया, पूरा वाइटल्स ठीक है, हमने 24 घंटा अंडर सुपरविजन रखते हैं, तो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाते हैं वार्ड में। बस बैठे बैठे पेशेंट चिल्लाते हैं, फिर सिस्टर बोलती है एकदम से पेशेंट को अटैक हो गया, पैनिक अटैक हो गया, और फिर क्या करते हैं हमें पता चलता है ये परप्यूरल साइकोसिस, हम डील करते हैं वैसे। लेकिन हमारे अभी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, और दूसरा एक है जब ऐसे केसेस आते हैं तो आप पीर के पास जाओ, आप तावीज़ करा लो आप, और ये बिल्कुल अलग से रखो। ये वाला जो मसला है ना, ये बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ है। इस केस में मैंने अपने थ्रू आउट जो अभी तक के मेरे कैरियर में, मैंने एक पेशेंट को अपने ही, वो स्टाफ भी थी वो बेचारी, तो उसको मैंने लाइफ गवाते हुए देखा, वो बेचारी डेथ हो गई उसकी, क्योंकि वो वहाँ पे डायग्नोस हुआ था, हमने कहा था ये परप्यूरल साइकोसिस है, फॉलो अप में रखना है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने गाँव ले के चले, और वहाँ पे उनको अब्बा का, अखुन का, ये सारे ट्रीटमेंट देते रहे, और अल्टीमेटली शी डाइड आफ्टर 2 months। तो ये चीज़ हमने देखा है। तो मैं सोचती हूँ चाहे अटेंडेंस को भी अवेयरनेस देना चाहिए, और माँ और जो बच्चे का होता है, ये तो बहुत सेंसिटिव
इश्यू होता है। और जब भी रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को। और हमने अभी तो साइकेट्रिस्ट आया हुआ है, हम डॉक्टर वर्दी को भी पता है, फिजिशियन कंसल्टेशन में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे पेशेंट्स हमें अटैक भी करते हैं जब इस तरह एक्यूट इसमें जाते हैं तो एंजाइटी, इसमें डिप्रेशन जो होते हैं, बाइपोलर ज़्यादा केसेस आ जाते हैं और हेलुसिनेशन इनको आ जाते हैं, तो उस वजह से अटैक भी करने लगते हैं। तो बहुत सारे केसेस है, इवन इस वक्त मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकती, लेकिन मोस्ट तो रीज़न यही है कि हम छुपा के रखते हैं और छुपाने से ये उभर के अचानक कभी आ जाते हैं, तो ये मुश्किल हालात में आ जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा कि पोस्टमार्टम साइकोसिस या परप्यूरल साइकोसिस, आपने सही कहा कि अननोटिस रहता है और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो सारी सिम्टम्स उभर के आ जाती हैं। लेकिन इसमें भी पोस्टमार्टम साइकोसिस में, जिसमें हमने कहा कि स्टिग्मा है, साइकेट्री में स्टिग्मा भी है, क्योंकि अब हमने काफ़ी पब्लिक को 3-4 साल से अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ स्टिग्मा रिगार्डिंग साइकेट्री इन आवर सोसाइटी। तो उस स्टिग्मा को हटाने के लिए भी हमें बीइंग स्टेक होल्डर सबों को इस पे काम करने की ज़रूरत है, अच्छी ज़रूरत है। और जिससे डॉक्टर ज़हरा ने कहा कि एक पेशेंट हमारे पास थी जो बाद में एक्सपायर हो गई, लेकिन क्योंकि वो उनके ही नेग्लिजेंस की वजह से ही ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, जिनको डॉक्टर के फॉलोअप की ज़रूरत होती है। वो जाके लोकल कोएक्स के पास ऐसी चीज़ों का इलाज करते रहते हैं। चलिए देखिए कि हम कहते हैं कि खून है, वहाँ पे जाके इस्म आज़म है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इस्म आज़म पे हम भी भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को डॉक्टर की ही ज़रूरत होती है। डॉक्टर की ही अंडर सुपरविजन में अगर उस पेशेंट का इलाज करता रहे, तो जैसे डॉक्टर ज़हरा ने कहा कि एक यंग लेडी थी जो एक्सपायर हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परप्यूरल साइकोसिस, अगर उनके फैमिली मेम्बर्स अवेयर होते इस बारे में या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो अवेयर होते इस चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हमारे सोसाइटी में ना होगा। और उसी पे मैं थोड़ा सा एड ऑन और करना चाहूँगी कि जो हमारे पास जो अभी कहते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम साइकोसिस के केसेस आते हैं, बट ये है कि कुछ कहते हैं कि वो चाकू रखते हैं, माँ के पास चाकू रखते हैं ताकि कोई बंदा अगर साथ ना हो मॉरल सपोर्ट के लिए, तो कुरान शरीफ रखते हैं माँ के सराहने पे या एक चाकू रखते हैं। लेकिन सर चाकू का भी मुझे लगता है एक ड्रॉबैक ये है कि माँ को इस बात का तो इल्म ही नहीं कि वो बच्चा जो है बिकॉज ऑफ दिस पोस्टमार्टम साइकोसिस या परप्यूरल साइकोसिस वजह उसको तो ये इल्म है ही नहीं कि ये बच्चा जो है मेरा बच्चा है। उसको तो ये लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है, वो तो उसको हर्ट करने की कोशिश करेगी। तो मेरी भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से यही अपील होगा कि आप उस वक्त माँ को मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आफ्टर डिलीवरी। तो मॉरल सपोर्ट के लिए कोई बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं, उनके भाई बहन हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, लेकिन चाकू का इस्तेमाल अब ना करें, क्योंकि उससे क्या हो कि माँ जो है, एक रिसेंट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ भी है कि उसने माँ ने बच्चे को मारने की कोशिश की थी उसी चाकू से, लेकिन लकीली कोई टाइम पे पहुंच गया जिसकी वजह से वो बच्चा बच गया। लेकिन रात को अगर माँ बच्चा ही अकेला बैठा हुआ और उसको हेलुसिनेशंस, जैसे डॉक्टर ज़हरा ने कहा कि माँ को हेलुसिनेशंस भी होंगे, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस हैं, मतलब कि उसको ना हो ना उसको लगना कि कोई है जो नज़र आ रहा है, कोई आंखों से उसको ना कानों से सुनाई देना, आंखों से दिखाई देना, वो चीज़ें जो नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड विजुअल हेलुसिनेशन वो तो अपने बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। तो ठीक है, कुरान शरीफ को रखें, बट चाकू का इस्तेमाल अगर ना करें तो बेटर होगा। जब तक माँ ठीक नहीं होती है, जब तक वो पोस्टमार्टम परप्यूरल साइकोसिस या पोस्टमार्टम साइकोसिस से बाहर नहीं आती है, तब तक आप चाकू या जैसे कि शार्प चीज़ें हैं, शार्प चीज़ों को माँ के सामने ना रखें। जैसे बॉटल्स हैं, कोई भी शार्प चीज़ें हैं, जैसे चाकू है, ग्लासेस हैं, रेजर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो अपने आप को हर्ट करे, अपने बच्चे को हर्ट करने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें माँ के पास नहीं रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अजहर से मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपकी ओपीडी में काफ़ी केसेस आते होंगे या सर्जरी के बाद भी फ्रैक्चर है, क्योंकि फ्रैक्चर में अगर मेजर फ्रैक्चर होगा तो उसमें काफ़ी पीरियड्स के लिए पेशेंट बेड रिडन होता है। तो आप प्लीज़ ये शेयर करें कि कैसे प्रिकॉशंस ले लें और क्या क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट आपके पास आते हैं और कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है। Thank you, ma'am, for inviting me to this panel discussion. As you rightly said, like we deal with a lot of problems of psychiatry. We have to deal because it's part and parcel of the problems that we face. So the first thing is, suppose किसी का हड्डी टूट गया है and he's coming with a fracture. So there's a lot of anxiety in the patient
the patient is having a lot of anxiety, also the family members. So the first thing that we do is to reassure them. The first thing that I do is I reassure my patients that everything will go well. So also then I'll have to paint a picture to the attendants regarding their recovery time and rehabilitation time. What we are going to do with the fracture, how are we going to deal with the fracture? Is it going to be plastered? Are we going to operate upon him? What will be the timeline in which the patient will have the bone union and recovery? So by giving a timeline and everything, the patient would come to terms with, how things will, go ahead. So there is another scenario wherein the patients come with chronic pains. Suppose patients have a chronic low back pain since last 10-15 years. There is a component of depression that is there in those patients. So we have to, refer those patients to a psychiatrist who also have to have a holistic treatment from an orthopedician, from a physiotherapist, and from a psychiatrist as well. Because a majority of the patients whom I've seen in this part of the, country, people are not ready for surgery. Suppose somebody has a bad knee, he has an osteoarthritis knee, it is badly, affected, and he's not able to walk or she's not able to walk. But despite our counseling, they're not willing for a knee replacement or a hip replacement. So we can't always keep the patient on painkillers. So that time we have to motivate them for surgery, but for some unknown reasons, they do not get converted for surgery. That time I feel that there's a role of psychiatrist as well as physiotherapist and family members to counsel the patient that they should, be ready for surgery and don't think negative about it. There's another scenario wherein suppose a patient loses a limb due to any infection, trauma, or tumor. Sometimes we have to do amputations of the limb. So that time depression becomes a very big part of the problem that the patient faces, because you can imagine a patient who loses a limb, life becomes very difficult for that patient. So at that time I feel that psychiatrist is very much required in the treatment of those patients. Very unfortunate things happens when a patient becomes paraplegic or hemiplegic or quadriplegic, means paralysis where the patient is not able to move. Our goal as an orthopedician is whenever we have a patient, we try to make him upright as soon as possible. Suppose he has a leg fracture, I would love to operate him in such a way that the next day the patient would walk. So we are doing nailings for femur fractures and tibia fractures just to make him stand so that he would feel that the physiology has been restored. Otherwise, the patient would land up in a lot of psychiatric issues. But unfortunate things happen when the patient becomes quadriplegic, in which we can't help the patient that time, or paraplegic. So in those patients with amputations, patients with quadriplegia or paraplegia or hemiplegia, chronic pains, fibromyalgias, patients who are not ready for surgeries for knee replacements or hip replacements, or chronic cervical pain or cervical spondylosis. So those are the patients wherein we would require the help of a psychiatrist very badly in order to counsel them, in order to tell them, in order to treat the underlying mental health issues that are existing as well. And also I've seen a lot of patients, young patients coming with back pain and knee pain, who are having this substance abuse they are having. The first thing that I'd ask for history of trauma, fever, swelling. Then the next thing that I would ask, whether do you smoke or take any drugs or do you take alcohol? Because it has such a negative effect on the body that your body doesn't recover well in time. As I said, that I would sketch a time reference in which the patient would heal. Suppose I'd say you'd heal in 3 to 6 weeks. But a person who's a smoker or is a substance abuser, that would not apply for him. It would take a longer time for a smoker to heal his fracture. In fact, his fracture would go into non-union. The wound won't heal. And same is the case with substance abusers. So I always counsel my patients who have any back pain or knee pain or any sort of pains. If they tell me that they are a smoker, I would encourage them to stop smoking, stop their substance abuse, and seek help. That this is there is a treatment for it. There's a scientific way
to get rid of your addiction and to seek a psychiatrist. We have Nasha Mukti Kendra, we have the drug de-addiction centers. So please meet them and get rid of the your substance abuse problems and your addiction problems, because that has an impact on your overall health. So we badly needed a psychiatrist, and I'm very, very grateful that Dr. Murtaza has come here. Truly, I'm very, happy for the people of this part that now we have a psychiatrist, and hopefully, I hope and pray that all of the issues would get solved, and hopefully a lot of awareness would go into the public regarding the mental health issues, and more and more people would come forward and seek help, timely help, and get treated. Thank you, ma'am.